Start. Hello friends, welcome to Yadna Investment Academy. Good evening friends. I hope आप सबको आवाज अच्छे से आ रही है. Yes बोल दीजिएगा एक बार. Yes, एक बार yes बोल दीजिए. ज्यादा अटेंडेंस नहीं है क्या अभी तक? नहीं आ गया. I think नोटिफिकेशन थोड़ा लेट गया है जैसा लग रहा है मुझे. अभी जस्ट ठीक है. I think we can start. I think आवाज आ रही है. Yes. ठीक है. So परिमल, next last week तो anything major, like I think मैंने वैसे तो आज मार्केट गिरा था. I think you have already made the video. Yes. तो last week मतलब ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियोस थोड़ा सा नेगेटिव रहे. वो क्या उसमें इश्यूज क्या क्या आपको लगते हैं थॉट प्रोसेस में? See, I think काफी इवेंटफुल ईयर रहेगा ये 2024. ऑलरेडी हमने देखा है इंडिया के इलेक्शंस काफी इवेंटफुल थे. फिर फ्रांस के इलेक्शंस भी काफी इवेंटफुल रहे. इंग्लैंड वाले जो थे वो थोड़े से प्रेडिक्टेड काइंड ऑफ आए. और अब सबसे मतलब जो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड आई थिंक ऑर्डर को मतलब उससे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा. वो यूएस के इलेक्शंस आने वाले हैं और शायद रिएक्शंस जो आ रहे हैं मार्केट की तरफ से. वैसे देखा जाएगा तो मिस्टर ट्रम्प जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि मैं 15% पे कॉर्पोरेट टैक्स लेके जाऊंगा. अर्लियर ऑल्सो फ्रॉम 39% टू 20%, मतलब उन्होंने बोला ऐसे कि मैं 39% से 21% तक लेके आया. Actually, it was from 35% to 21%. And now he is saying that I will take it down to 15%. So obviously, it will have a very positive impact on the profitability of the companies, अगर वो ये कर पाते हैं तो. बट उसका इम्पैक्ट मोर बोरिंग्स पे तौर पे हो सकता है गवर्नमेंट की साइड से, एंड दैट विल एक्ट नेगेटिवली फॉर यूएस इकोनॉमी. अब ये एक चीज है. दूसरी ये भी है कि अब एक चीज ऐसी अच्छी इन द सेंस ये हो सकती है कि वो जो यूक्रेन रशिया वॉर है जिसके लिए अच्छा खासा फंडिंग यूएस की तरफ से जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो रोक सकते. तो वो एक चीज है इसमें. अब उसका ऑब्वियसली आई थिंक देन रशिया कितना एग्रेसिव होता है, क्या होता है आगे जाके, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ये सारी चीजें देखनी होगी. और बट ये जो मतलब मिस्टर ट्रम्प है, ये प्रॉब्लम ये है इनका सबसे बड़ा कि ये जो बोलते हैं वो सही में वही करने निकल लेते हो. तो वो ये नहीं सोचते कि डिप्लोमेसी क्या होगी क्या नहीं होगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा. तो आई थिंक then trade wars will increase. There is no doubt about that. So that is also one fear markets are having. और तीसरा जो इसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जब इन्होंने ये बोला कि यूक्रेन रशिया वॉर में जो सपोर्ट हम यूक्रेन को कर रहे हैं, वो मतलब हमारा टैक्स पेयर का मनी वो वहां पे क्यों जा रहा है. सो वो है. अब दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जहां वॉर नहीं है या फिर जहां पे अभी टेंशन इतने ऊपर नहीं जा चुके हैं, दैट इज चाइना एंड ताइवान. सो अगर वो बोल रहे कि भाई हम ताइवान को भी ये क्या है, मतलब हम क्यों दें उनको सपोर्ट, ये मतलब दे व्हाई शुड वी गिव. अब ये अगर होता है यहां से, तो फिर वहां चाइना एग्रेसिव हो सकता है. तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, मतलब एक जगह पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम हो जाएंगे और दूसरी जगह पे वो बढ़ सकते हैं. एंड दैट इज द इम्पैक्ट स्पेसिफिकली जो चिप्स कंपनीज है, चिप रिलेटेड, सेमीकंडक्टर रिलेटेड जो कंपनीज है, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज, तो वहां पे उसका प्रेशर बना. और उसी का प्रेशर हम ऑलरेडी नैस्डैक का करेक्शन हो 4% का, उसमें हम देख रहे हैं. ब्रॉडर लेवल पे अदर मार्केट्स आर आल्सो गोइंग डाउन. और उस जब से नैस्डैक एंड अदर मार्केट्स आर गोइंग डाउन, तब से स्मॉल एंड मिड कैप में हमने प्रेशर देखना शुरू कर दिया है. ऑलरेडी स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 3.5 to 4%. निफ्टी नेक्स्ट 50 इज डाउन बाय 4.5% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई लेवल्स. तो ये करेक्शन ऑब्वियसली मतलब 60% के रिटर्न के बाद ये तो होना ही था. एक साल में निफ्टी नेक्स्ट 50 ने even after this fall they have the index is up by 60%. So I think all these things if we look at, so definitely मतलब ये इसके impact, ये reactions market दे रहा है, but I think it is overdue also. These corrections are overdue, there is no doubt about that. Because ऐसे crazy returns अगर आते हैं तो उसके बाद जब मार्केट साइकिल्स का मैंने वो वीडियो भी बनाया था, एक डेटा आया था सामने, तो उसमें वही बता रहा था कि एवरी बुल साइकिल जब होती है, आफ्टर एवरी बुल साइकिल देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ कंसोलिडेशन नंबर ऑफ ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर शार्प करेक्शंस. अब देखते हैं, शार्प करेक्शन के लिए तो कोई ब्लैक स्वान इवेंट चाहिए, बट कंसोलिडेशन वाला ईयर्स रह सकते हैं एंड वी नीड टू बी रेडी फॉर दैट.
दैट्स व्हाट द हिस्ट्री इज सजेस्टिंग टू अस. बाकी जो ये SIP फ्लोज वगैरह जो हाई लेवल पे हम देख रहे हैं सारी चीजें, सो मुझे ऐसे लगता है कि markets will become more and more mature to absorb this money. And a lot of big investors always say that कि ये जब डिमांड क्रिएट होती है, पैसा बहुत आता है, तो ऑटोमेटिकली प्रमोटर स्टार्ट क्रिएटिंग सप्लाई इन द मार्केट. यानी कि IPOs के फॉर्म पे, FPOs के फॉर्म पे, या फिर QIPs के फॉर्म पे, या फिर खुद के स्टेक सेल करके. तो ये सारी चीजें की तरीके से मार्केट में जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी आई है वो एब्सॉर्ब हो जाती है. तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे. बाकी अगर यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो यील्ड में 10 ईयर जिसे यील्ड्स आर गोइंग डाउन. सो वो सीधा सीधा क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 रेट कट शायद इस बार मतलब पक्के हैं. अब इस बार प्रोबेबिलिटी के परसेंटेजेस आर क्वाइट हाई नाउ. सो 2 रेट कट्स इन US. इंडिया का कब होगा, आई थिंक विल हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम. उनका होने के बाद आई थिंक एक आध 2 पॉलिसीज हम देखेंगे और उसके बाद शायद एक्शंस लिए जा सकते हैं. मॉनसून काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, तो अगर मॉनसून अच्छा प्रोग्रेस करेगा और फूड इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं कंट्रोल में अगर आ जाता है, तो आई थिंक देन RBI विल बी मोर कंफर्टेबल टू कट इंटरेस्ट रेट्स. राइट. सो परिमल, ये अभी RBI गवर्नर का आज भी एक कमेंट आया था कि डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर दे आर कंसर्न, दे आर सेइंग दैट लॉट ऑफ मनी इज गोइंग इनटू म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो इज दिस नोट, मतलब एक तरह का वो है क्या ये कि प्रीकर्सर टू बजट, कि फिर ऑलरेडी 30% तो कर ही दिया, मतलब उन्होंने वो उस पे इनकम में डाल दिया है डेट फंड्स को, राइट? तो इज देयर एनीथिंग एल्स? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक थॉट प्रोसेस है फिर से उनका. आई थिंक आर्बिट्राज को शायद पकड़ेंगे इस बार, लग रहा है, क्योंकि RBI को जो डिपॉजिट्स चाहिए वो तो मेजरली लिक्विड फंड्स में जाते थे पहले. अब वो लिक्विड फंड्स नहीं रहे, तो आर्बिट्राज इज वन कैटेगरी, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स के लिए. तो शायद वो उस कैटेगरी पे एक्शन ली जा सकती है. और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स वाला होराइजन है इक्विटी का, वो 1 ईयर का है, शायद वो 2 साल का करके सबके साथ लेके आ जा सकता है. उसमें गोल्ड हो या फिर रियल एस्टेट हो या फिर अपना इक्विटी हो, तो शायद ये सारी चीजें हो सकती है, ऐसा लग रहा है अभी. ओके, कूल. और ये आउटेज परिमल, मतलब वैसे तो आज अभी इसका इम्पैक्ट पता चलेगा, राइट? कि ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट का IPO जो आउटेज हुआ है वो क्या उसका इम्पैक्ट रहता है. क्योंकि मतलब अगर हम देखें तो जैसे यूरोपियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट आज 1% डाउन थी, और एक्सपेक्टेड है कि US मार्केट्स विल आल्सो, बिकॉज स्पेशली जो ये बिग बिजनेसेस हैं, मतलब अभी बहुत इंटरेस्टिंग एक वो कमेंट आया हुआ था कि एक किसी ने सिक्योरिटी अपडेट टेक्सास में डाला और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट्स बंद हो गई. तो हाउ ग्लोबल अवर इकोनॉमी एंड हाउ ग्लोबल अवर वर्ल्ड हैज बिकम, एंड हाउ मच डिपेंडेंट वी आर ऑन दीज बिग कंपनीज, राइट? तो ये सब चीजें, एक आध 2 इवेंट और हो गया तो मेरे को लगता है कि ये सब लोग सोचने लग जाएंगे कि ये सारी चीजें कि भाई आर वी टू डिपेंडेंट ऑन कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? एंड Amazon ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो मुझे मतलब बहुत बड़ा इवेंट था. मतलब आई डोंट नो, एलॉन मस्क ने तो बोला है कि सबसे बड़ा आउटेज आज तक हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है. तो काफी इंटरेस्टिंग एक वो रह सकता है. मतलब मैं बहुत ही खराब हूँ टेक्नोलॉजी वगैरह चीजों में, बट डेफिनेटली अगर जहाँ बिजनेसेस डिसरप्ट हो जाते हैं, वो वैसा कुछ इवेंट होता है, तो आई थिंक मतलब इन अ वे टेक्नोलॉजी का पावर भी समझ में आता है, और इन अ वे मतलब हम कितने पैरालाइज हो सकते हैं इस चीज से कि अगर उस पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब यू आर कंप्लीटली क्लूलेस एट सच पॉइंट ऑफ टाइम्स कि भाई क्या करना क्या है एग्जैक्टली फिर इसमें. तो आई थिंक ये काफी बड़े चीजें है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मतलब एक कंपनी पे कितने डिपेंडेंस है कि 3 एयरलाइंस US की जो है वो ग्राउंड हो गई सारी, उन्होंने बंद कर दिया अपना ऑपरेशंस. इंडिया में बोर्डिंग पास जो है वो हाथ से लिख के दे रही थी इंडिगो. ट्रू. तो हाउ मच डिपेंडेंट वी आर ऑन टेक्नोलॉजी, सडनली यू फील दैट, एंड स्पेशली बिजनेसेस दे फील कि भाई हम एक कंपनी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. आई एम श्योर मतलब ये सारी चीजें थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लोगों को लेके जा सकती हैं. यस, स्पेशली क्रिटिकल, मतलब हॉस्पिटल्स एंड एयरलाइन टाइप के बिजनेसेस व्हिच आर क्रिटिकल बिजनेसेस, राइट. तो ये काफी इंटरेस्टिंग वो लगता है कि इंपॉर्टेंट वो रहेगा लेसन काफी सारे बिजनेसेस के लिए. ये सारी चीजें होती हैं. मतलब
मतलब एक कुछ मीम्स भी चल रहे थे कि आईटी पीपल आर वेरी हैप्पी, चलो भाई आज उसके चक्कर में काम कम था। ब्लू स्क्रीन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप पे। अरे आज काम तो मुझे बहुत करना था बट आज प्रॉब्लम हो गया। अपने ऑफिस में तो नहीं हुआ ना कुछ? नहीं नहीं, अपने ऑफिस में कुछ नहीं था, नो इम्पैक्ट एट ऑल। राइट। सो कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडी करो, मतलब हाँ मैंने तो कुछ एक, सोचा नहीं है। आई थिंक ड्यूरिंग द डिस्कशंस अगर कुछ याद आते तो आई विल टेल, बट श्योर श्योर आई श्योर, थिंक यू मस्ट बी हैविंग बिकॉज़ यू एक हैड बहुत मोर सेशंस। इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी। एक वन पर्सन रीच्ड आउट टू अस लास्ट वीक, काफी मतलब काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ उनके साथ। बहुत ही सिंपल पर्सन, बहुत ही सिंपल फैमिली थी, और बहुत ही मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड से एक फैमिली थी। बट दे मतलब वन ऑफ द जो मतलब उनका जो एक का एक तरह से एक जॉब लगा विच वाज आउटसाइड इंडिया, और उसमें उनका जो सैलरी इंक्रीज था, जो सेविंग्स था रादर, राइट, इट इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट लाइक 10 टाइम्स, मे बी मोर देन 10 टाइम्स एक्चुअली, राइट। तो अब बट वो वीजा जो उनका थॉट प्रोसेस था, मतलब उनका जो बाहर रहने का थॉट प्रोसेस था, वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए था। मतलब उनको लग रहा था ये अपॉर्चुनिटी जो है ये बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम के लिए। बिफोर दैट उनकी सेविंग्स वाज इन मतलब लो थाउजेंड्स, मतलब रुपी में थी, मतलब 10-15 हजार रुपए की भी सेविंग नहीं होगी महीने की, ठीक है। तो इस तरह का उनका हम्बल बैकग्राउंड था, छोटा सा घर है, उसमें रहते हैं फैमिलीज। बट सडनली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ही गॉट, ठीक है, बट फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। तो ही रीच्ड आउट टू मी कि सर मैं अब मेरी एकदम से सेविंग्स जो है वो मतलब 20 टाइम्स के आसपास हो गई हैं, राइट। एंड बट दिस इज वेरी लिमिटेड टाइम ऑफर काइंड ऑफ ए थिंग, राइट। तो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना टाइम के लिए ही है ये अपॉर्चुनिटी है। मोस्टली व्हेन आई कम बैक आई विल गो बैक टू द माय अर्लियर सैलरी ग्रेड, और या सेविंग्स थोड़ी बहुत बढ़ जाएंगी, बट ज्यादा मेरे को फर्क लगता नहीं है, पता। तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी हुई कि हाउ मतलब 35-year ओल्ड गाय एकदम से सेविंग इतनी ज्यादा बढ़ गई जस्ट फॉर 2 years, एंड ही वांट्स कि भाई अब मैं इतना अच्छे से इसमें कर लूं, इतने अच्छे से इन्वेस्ट कर दूं, इतनी सब चीजें कर लूं उसमें कि मेरा मेजरली उनका रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन, दीज वर हिज मेन 2 गोल्स। तो ये मेरी मोर और लेस जितना भी मैं क्लोज पहुंच सकूं, राइट, बिकॉज आफ्टर कमिंग बैक ही सेड कि यार मेरा जो इनकम है वो सेविंग्स है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो मैं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देख रहा था परिमल। तो मेरा मतलब ये जो समझाने का है वो ये है कि मैं जो कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट देख रहा हूँ, ऑफ कोर्स अब उनका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेंसेस वर आल्सो वेरी लो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत, क्योंकि वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, तो उनके खर्चे भी ऐसे 25-30 हजार रुपए महीने के ही हैं, और वही उनका थॉट प्रोसेस है कि आगे भी वैसे ही रहेंगे, तो समथिंग ऐसा नहीं था। बट कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है परिमल कि मैंने उनको बोला कि सर आप आओगे तो जॉब तो करोगे ना? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जॉब करूंगा, बट अगेन मेरी सेविंग्स हार्डली होगी, मतलब वो जैसे 5-10 हजार पहले जितनी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। और तो उसके बाद मैंने कहा कि 2 साल का मैंने पूरा कैलकुलेशन किया। एक्चुअली वी बिल्ड अ सेपरेट कैलकुलेटर फॉर इट, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटर था कि 2 साल तक इतनी सेविंग। फिर उन्होंने कहा कि मैं 55 तक 60 तक काम करूंगा उसके बाद, बट उसमें बहुत कम सेविंग के साथ। तो उसके बाद 15-17 साल जो है वो था कि भाई अब जो है सेविंग हार्डली 5-10,000 रुपीज पर मंथ, और फिर उसके बाद कंप्लीट रिटायरमेंट टिल लाइक 1995। तो ये 3 स्लैब हो गए, ठीक है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा नहीं सर 2 साल, मतलब मैं सीरियसली मैंने आई टॉक, मैंने कहा सर 2 साल में तो कैसे हो सकता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? 2 साल में थोड़ी ना होगा इतना सेविंग आपका, पहले कुछ नहीं, और पहले हार्डली ही हैड एनीथिंग, मतलब हार्डली 4-5 लाख रुपए बचे हुए हैं सब कुछ। तो मतलब मैंने डायरेक्टली बिना कैलकुलेटर में डाले कुछ नहीं, मैंने तो कहा कि नहीं सर 2 साल में तो कैसे होगा, 2 साल में तो नहीं होगा ये, अपने को एटलीस्ट 4-5 साल करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपको एक बार आई विल गेट बैक टू यू, मैं एक बार पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेटर एक्चुअली एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, और मेरे को ये शॉर्ट टाइम के लिए करना है। तो बैक ऑफ द एनवेलप किया, तो हमारे अपना कैलकुलेटर में किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई 3-4 साल कर, मतलब ये रहनी चाहिए तो होना चाहिए। बट देन व्हेन वी बिल्ट दैट न्यू कैलकुलेटर एंड वी वर्कड ऑन इट, 2 साल में हो रहा था परिमल उसका सब कुछ कंप्लीट, मतलब द अमाउंट ऑफ सेविंग बिकॉज ही वाज डूइंग वाज सो हाई, राइट। एंड वो कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है कि 2 साल में जो सेव करके पैसा चाहिए, लेकिन 17 साल के बाद, 15 से 17 साल के बाद वो पैसा वैसे ही पड़े रहने वाला है, एग्जैक्टली, ठीक है। और वो 4-5% ओवर इन्फ्लेशन देने वाला है, क्योंकि मेजरली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का प्लान था।
राइट। तो 5% ओवर इन्फ्लेशन का थॉट था कि 5% ओवर इन्फ्लेशन वो देगा लगातार, और उसका जो इम्पैक्ट जब कंपाउंडिंग देखी, जब सब किया, तो मैंने कहा यार ये तो सब कुछ हो रहा है इसका, तो मतलब 2 साल में ही सब हो रहा है। तो मैं मतलब आई वाज लाइक कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम बहुत लेट हो गए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में और सब चीजें हो गई हैं। तो ये बहुत ही प्राइम एग्जांपल था कि एक्चुअली कि अगर आपके जरूरतें कम हो, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब बिगेस्ट एडवांटेज व्हिच ही हैड वाज कि एक्सपेंसेस वर वेरी लो, राइट। तो अगर आपकी जरूरतें कम हो और आपकी सेविंग रेट बहुत अच्छे हो जाए, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी अगर आप अच्छे से सेव करो और उसको इससे तो कोई रखो। थंब रूल निकलता है, मतलब मुझे लगता है कोई थंब रूल निकालना चाहिए। हाँ, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अच्छे सेव करो तो, और रखो उसको, तो मतलब कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट जो मिलेगा ना मैजिक, आपको। इट्स और जो मैजिक। कैलकुलेशन किया तो मतलब आई वाज लाइक कि 5-10 हज़ार रुपए बच रहे थे परिमल उसके। मैंने उसको, तो मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब ही कुड सेव, कि एक्स्ट्रा था वो कि 5-10 हज़ार रुपए। मतलब पहले मैं सोच रहा था कि 1-2 साल का एक्स्ट्रा काम करेगा। जब मैंने रिपोर्ट भेजी, हैड अ कॉल, मैं कहा नहीं सर सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो, बट 2 साल पूरा रहना और अच्छे से सेव करना जो कर रहे हो। आई सेंट हिम द कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग। तो पूरा कैलकुलेटर भी बिल्ड हो गया उनके चक्कर में, एक नया, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार केस स्टडी थी। मतलब फॉर मी आल्सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस कि भाई 2 साल में ही अगर आप बहुत जबरदस्त सेव करते हो, आपके सेविंग रेट और आपके एक्सपेंसेस, सारा गेम इस चीज का है, और कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट, ये तीन चीजों की जब केमिस्ट्री होती है ना, वो अलग ही चीज निकलती है। ट्रू 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 राइट, ट्रू। कि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या बन गया, इतना जबरदस्त कंपाउंड बन जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है वो। एग्रीड, ट्रू। नहीं, वो तो है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट इन दैट केस। और इसीलिए मतलब जो बोलते हैं ना कि इनिशियल ईयर्स जो होते हैं आपके, आई अंडरस्टैंड कि एंजॉय लाइफ दिस दैट, बट आई थिंक वो जो सेविंग का रेशियो अगर ज्यादा रख सकते हो आप, तो वो मैक्सिमम ईयर्स का कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होगा। जैसे बोलते हैं ना कि अब एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं। वैसे उस टाइम पे एसआईपीज नहीं थे 1995 में, जब निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जब लॉन्च हुआ था, जिसकी 10 रुपए के निवे आज 4,000 रुपए क्रॉस हो चुकी है। तो जस्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव देखिए कि अगर कोई मतलब ऐसा एक फंड है जिसका 10 रुपए निवी था 1995 में, और आज 29 ईयर्स के बाद वो 4,000 रुपए है, तो किसी ने अगर एग्जाम्पल, दिस इज अगेन पीपल विल से अरे नहीं नहीं, तो मैं 10, 12, 15 हजार रुपए की एसआईपी की बात नहीं करूंगा, 1,000 रुपए की एसआईपी की बात करते हैं। तो अगर कोई 1,000 रुपए अगर उस वक्त इन्वेस्ट करता, एक महीने का ये, तो वो आज 4 लाख रुपए होता। सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो 400 टाइम्स वो बढ़ा है वहां से। सो आई थिंक, और 1 महीने का लेट करना, 2 महीने का लेट करना, 3 महीने का लेट करना इज लाइक 3,000 रुपए का जो है वो 12 लाख रुपए का मतलब ओवरऑल लॉस है, वो 3,000 रुपए ना सेव करना। सो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये अब ये इसमें जब भी ये ऐसे मतलब मैसेजेस, वैसे उस दिन ट्विटर पे भी शेयर किया था मैंने ये चीज, तो इमिडिएटली ये जो होशियार चंद होते हैं सारे, अरे ऐसा कौन होगा, कौन रहा है। अरे भाई मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव देखो ना यार, शेयर करने का ऑब्जेक्टिव का, मैं क्या बोल रहा हूँ आओ मेरे पास एसआईपी लगाओ, अरे शेयर करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझो। ये इफ दिस आई डोंट लाइक दिस, इट्स ऑल अबाउट नाउ, आप बता अभी कहां, अरे भाई मतलब फिर वही प्रॉब्लम हो गया। मतलब हम आपको बता रहे कि भाई मतलब इसका इंटेंट समझो, ये सब चीजों का इंटेंट क्या है। मतलब वॉरेन बफेट की लाइफ में ये समझा है कि देखो वो कैसे मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग चला है, 65 के बाद उनका कैसे ग्रो, 90% ऑफ द वेल्थ हैज बीन क्रिएटेड, 65 के बाद क्या करेंगे सर पैसों का। अबे मतलब ये अब ये ऐसा आर्गुमेंट करने के बाद ऐसा लगता है कि सर फोड़ लो यार, कि मतलब ये क्या मतलब कहां से कहां, अरे ये मोटिवेट हो जाओ बस, उससे इतना ही ऑब्जेक्टिव है। फिर वो 70-80 साल के लिए नहीं करना है आपको, हम ये नहीं बोल रहे, पर जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक गोल्स है आपके, वो तो कवर करने हैं ना। उसके लिए तो मतलब अगर नहीं मैं आज जीना चाहता हूं, तो फिर बुढ़ापे में भी आके काम करना पड़ेगा। तो मतलब ये सिंपल चीजें नहीं नहीं नहीं, मतलब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख के, मतलब चलो हु केयर्स अबाउट द जॉब, घूमूंगा उसका, अबे भाई वो मतलब उसको पैसे लिए उन्होंने, पैसे मूवी के और वो बनाया है, तुम कहां उसके चक्कर में जा रहे हो, एंजॉयमेंट के चक्कर में इतना ज्यादा। सो मतलब एंड इफ यू फॉलो 50-30-20 रूल ऑल्सो ना, यू विल एंजॉय लाइफ वेरी वेल। तो उसमें 30% ही सेव करने को बोले, 70 रुपए तुम्हारे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड योर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बहुत हो गए, आउट ऑफ योर 100 रुपीज अर्निंग। तो ये समझो, तो आई थिंक दैट वाज द पॉइंट। बट बहुत बार लोग ना क्या मतलब, और वो प्रॉब्लम ये होता है कि दिस आर नॉट वन ऑन वन इंटरेक्शंस, वो उधर और कुछ तो होशियार चंद
रिप्लाई करके निकल जाएंगे वो उसमें। और उसमें से True. कुछ कुछ जो होते हैं जिनके 500 1000 700 फॉलोअर्स होते हैं, वो दे विल टेक सम अलग थोड़ा सा व्यू लेके उसमें 2-4 लाइक लेके बस उनको लगता है भाई ये मजा आ गया है। और फिर उनको लगता है यार ये तो ये एंगेज ही नहीं कर रहा आदमी, मैंने इसको इतना ट्रोल किया फिर भी ये एंगेज ही नहीं कर रहा। अब क्या तो एंगेज करेंगे उसमें, मतलब सर फोड़ने का तो मेरा ही मन कर रहा है खुद का तो तुम्हारे साथ क्या एंगेज करूंगा मतलब मैं खुद को ही ट्रोल कर रहा हूँ, तुम क्या करोगे मुझे ट्रोल, ये क्यों डाला तुमने बोल के। यस परफेक्ट, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर्स। मैं लेता हूं परिमल पहले, आप फिर आप लेना। आरबीआई का आई थिंक परिमल ने आंसर कर दिया है। डूइंग वीकली एसआईपी इन स्मॉल कैप फंड फॉर रिटायरमेंट गोल 25 years away, योर थॉट्स ऑन दिस? अगेन सर, आई डोंट नो, मतलब इज द स्मॉल कैप फंड ओनली फंड यू आर डूइंग कि इफ देयर इज एनीथिंग एल्स आल्सो? ठीक है, तो मतलब टिपिकली वी से कि आपका एक मतलब स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली होना चाहिए पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर आप एक एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल के हैं तो। बट इज दैट द ओनली फंड? देन वही है कि वो आपको अपना बिहेवियर, बिकॉज इट इज वेरी वोलेटाइल, मतलब वी शुड हैव अंडरस्टैंड कि जैसे मैं बहुत बार एक एग्जांपल देता हूँ कि 2019 के एंड में स्मॉल कैप इंडेक्स वाज ऑलमोस्ट लाइक 15-20% डाउन लास्ट 2 years रिटर्न्स, एंड लार्ज कैप वाज 10% अप। तो ये जब फेजेस आएंगे तो उस टाइम अपने सब कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं, तब लगता है कि यार, और ऐसा ही आएगा कि स्मॉल कैप कुछ नहीं चलेगा, हो गया, बिग इज बिकमिंग बिगर, और ये सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो इसीलिए जस्ट वन फंड, इवन दो इट इज ओके, 25 इज अ वेरी गुड लॉन्ग होराइजन, ठीक है, तो इवन दो आप अगर वो राइड कर सकते हो वो वोलेटिलिटी को, और वो रिस्क प्रोफाइल आपकी है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है। बट टिपिकली मोस्टली वी शुड हैव अ डिसेंट mix of large, mid and small caps. You can have a higher allocation to small cap, but only allocation to small cap will be very risky and it impacts, मतलब it is very easy to say, but जब हम उसके through जाते हैं तो it is not that easy to manage. Yes, I'll take one. Hi sir, what if I do regular SIPs but don't rebalance my portfolio? कोई जरूरत नहीं है rebalancing करने की. If you are doing only SIPs, तो SIPs regularly करते जाओ, वो पावर ऑफ एक्यूमुलेशन है, आई थिंक इट विल कीप ऑन हैपनिंग। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फ्यूचर कैश फ्लोज को डिसिप्लिन करना है, इन्वेस्ट करना है, सो वही उसका ऑब्जेक्टिव रखिएगा। बाद में जब गोल रियलाइजेशन नजदीक आएंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन लुक एट दी ओवरऑल सिनारियो, और उस हिसाब से आपको रिडेम्पशन या फिर एलोकेशन जो चेंज करने हैं उस हिसाब से आप कर सकते हो। स्मॉलर पोर्टफोलियोज पे अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम ये तब बोलते हैं जब बहुत बड़े पोर्टफोलियोज हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट, मतलब यू स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर एंशियस एंड कॉन्शियस अबाउट द पोर्टफोलियोज। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए वो सही हो सकता है। बट व्हेन द पोर्टफोलियोज आर स्मॉल, रेगुलर वे बेसिस पे एसआईपी कर रहे हो, यंगस्टर हो, काफी लंबे समय के लिए करना है, सो डोंट डू दीज कॉम्प्लिकेशंस एट द इनिशियल लेवल्स, नो, नॉट रिक्वायर्ड। Right. Sir, I have divided my SIP on first day and last day of the month. I know the return will be same if I do on one day, but I am doing just for psychology of my mind. Is that okay? फर्स्ट और लास्ट डे तो मतलब साथ साथ कर रहे हो, 31 को और 1 को, ऐसा हो रहा है क्या? 2 दिन लगातार साथ हो रहा है क्या? आई डोंट नो, मतलब फर्स्ट डे और लास्ट डे, तो दैट मींस दैट ओनली कि अगेन इफ इट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू, डजंट मेक एनी डिफरेंस। देयर इज मतलब नो आपको लगता मैजिक है, डेट। हाँ, इफ इट इज, आपको लगता है इट इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट like you said, there will be no hardly any difference overall. I'll take one. Sir, I'm 26-year-old, invested in mutual funds and stocks, term and health insurance are in place, but I'm unable to create emergency fund. I either keep investing or spending it. Please guide how to overcome. बाप रे, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल होता है इमरजेंसी फंड। हम हमेशा बोलते हैं कि इवन बिफोर स्पेसिफिकली
अगर बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं है इमरजेंसी के लिए, अगर इन केस की फैमिली वगैरह से, तो फिर तो बिल्कुल बनाना ही चाहिए। बट सबकॉन्शियस माइंड में शायद ये भी हो सकता है आपके कि कुछ सपोर्ट होगा, आपको सपोर्ट सिस्टम होगा, दैट्स ट्रू। व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक एक मार्क कर दीजिए, एक परसेंटेज ऑफ योर सैलरी, भाई उसको मुझे एक्वायर करते ही जाना है उस चीज में। सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, बिकॉज स्पेसिफिकली ये भी हो सकता है कि आपको कोई आपका जॉब का इनसिक्योरिटी नहीं होगा, तो दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सो मतलब ये पॉजिटिवली भी हो सकता है, बट आई थिंक वो एक डिसिप्लिन बनाया है तो बना के रख के वो फॉलो करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई स्ट्रांगली फील, दैट कि इमरजेंसी फंड को इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत बार ये इग्नोर हो जाता है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे आपने बोला म्यूचुअल फंड्स भी है, स्टॉक्स भी है, तो आई थिंक स्टॉक इज वन पोर्टफोलियो आई थिंक फ्रॉम वेयर यू कैन अलोकेट सम पोर्शन टू द इमरजेंसी फंड, ऐसा मुझे लगता है। सो राइट। एंड इमरजेंसी है, उसका नाम ही इमरजेंसी है, तो ये कंप्लीटली कभी भी आ सकता है उस एंगल से, तो डोंट इग्नोर दैट थिंग। और सेविंग्स अकाउंट में मत रखो ताकि आपको दिखे ही ना, मतलब उसको ना किसी फंड में रख दो, हाँ, फंड में वगैरह मूव कर। एफडी कर दो उसकी, मतलब वो अकाउंट में नहीं दिखना चाहिए, तो फिर आपका यूज नहीं होगा। वो अगर पड़ा रहेगा इधर उधर तो बस वैसा रखो उसको। What do you think for next 5 years? Which sector will do better, hotels or hospitals? I am your portfolio subscriber. Can sense your tilt towards hospitals than hotel. Again, मतलब both are very very good sectors, no doubt in it, right? Both are capital intensive. ठीक है, मतलब और line is blurring between hotels and hospitals. ठीक है, because the hospitals इतने अच्छे हो गए हैं आजकल, होटल जैसे हो गए हैं। तो जस्ट फॉर इट वाज जोक, ठीक है। तो बेसिकली कि दोनों बहुत अच्छे सेक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए यस वी हैव आई थिंक हॉस्पिटल्स मोर, आई डोंट थिंक कि कोई होटल सेक्टर, होटल कंपनी करंटली है पोर्टफोलियो में। बट अगेन इट इज नॉट दैट कि कोई ऐसा बाय चांस है वो, या फिर कोई हमने सोच के करा है ऐसा। आई थिंक इट इज मोर फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। वी फील दैट वैल्यूएशंस ऑफ होटल सेक्टर कंपनीज, एटलीस्ट जो अच्छी होटल कंपनीज हैं, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, राइट। और होटल सेक्टर में थोड़ा सा एक रिस्क एसोसिएटेड ज्यादा रहता है, मतलब हॉस्पिटल इज दवा है, राइट। तो वो आपका एक नीड है, राइट। होटल एक वांट है। तो कोई भी चीज अगर रिस्क होती है, इकोनॉमी में कुछ रिस्क होता है, तो होटल इंडस्ट्री पे साइक्लिसिटी ज्यादा आती है, बिकॉज दैट इज मोर एसोसिएटेड विद कंजम्पशन, इकोनॉमी गोइंग गुड एंड ऑल दोज थिंग्स। हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो इन सब चीजों पे कम इम्पैक्ट होता है, दी साइक्लिसिटी कम होती है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब हॉस्पिटल्स आर मोर स्टेबल एज ए सेक्टर, ठीक है, एज कंपेयर टू होटल्स। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस। सर, म्यूचुअल फंड हाउस के लिए अभी तो डिफिकल्ट होगा इतना कैपिटल हैंडल करना। सी आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग केस है। Whenever we have discussions with fund managers, they are not keen on taking more money, but the management is keen on taking more money. The marketing and sales guys are more keen on taking money. So definitely I think जहां जहां पे बहुत ज्यादा रिलक्टेंस करते हैं फंड मैनेजर्स, तो आई थिंक वहां पे हमने रेस्ट्रिक्शंस भी देखे हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में, कहीं कहीं पे। बट बाद में फिर मार्केट प्रेशर ऐसा हो जाता है कि यार other fund houses are getting more money, so let's open that. So definitely I think there are some concerns in small and mid cap spaces, specifically small cap spaces में थोड़ा सा मतलब रिलक्टेंस है फंड मैनेजर्स का। बट लार्ज कैप साइड में मुझे कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। आई थिंक मार्केट्स आर आल्सो इवॉल्विंग, बिलीव मी, व्हाट एवर न्यू मनी विल कम, तो वो मार्केट में एब्सॉर्ब हो जाएगा, सप्लाई आ जाता है मार्केट में। जैसे हमने पहले भी बोला, आईपीओज आएंगे, एफपीओज आएंगे, क्यूआईपीज आएंगे, प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल करेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी और उसी हिसाब से ये एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट टाइम कहीं पे कुछ हो रहा है। these have been the cases earlier, or there have been cases like these earlier also. So ये हो जाता है, मतलब that's how markets will evolve. अभी थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा फ्लो आते हैं तो मार्केट्स थोड़ा सा बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट इट विल सेटल डाउन, थिंग्स विल बी, मतलब कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके बाद रिएक्शंस आते हैं, एंड देन न्यू लर्निंग्स मार्केट में सामने आ जाती है। सो डोंट वरी, मतलब वहां पे वो देखना चाहिए कि जो फंड मैनेजर्स, इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग मनी, तो मुझे लगता है आई थिंक दीज आर ब्रेव डिसीजंस इन टर्म्स ऑफ, मतलब इट्स क्वाइट प्रोफेशनल डिसीजन।
they are not keeping business in mind at first, but I think profession at first. So I think that is a good sign. So we are seeing a lot of evolving situation in our mutual fund industry, and that's how we will get developed. Right. Though Nasdaq 100 MF is tax inefficient, is it okay to have 5 to 10% portfolio allocation if I plan to sell later after retirement? Will get tax advantage later. मतलब अगेन फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव आई थिंक ऐसा कुछ वो नहीं है, बट डेफिनेटली टैक्स का एक एंगल आपको समझना है, राइट? क्या कहते हैं, दैट इज द मेजर वरी करंटली, क्योंकि टिपिकली अदरवाइज 5 to 10% allocation in portfolio, especially big portfolios, just from diversification perspective, geographical diversification as well as kind of sector diversification as well, because इस तरह का सेक्टर इंडिया में नहीं है, तो इट इज नॉट दैट बैड टू इन्वेस्ट. और हमारे भी अगर आप वेल्थ क्रिएशन पोर्टफोलियो में देखोगे तो देयर इज सम स्मॉल एलोकेशन वी हैव केप्ट आल्सो इन दीस फंड्स. बट यस, डेफिनेटली टैक्स हैज बिकम ए बिग मतलब इशू नाउ, एंड लॉट ऑफ पीपल आर नॉट मतलब डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर इन इट बिकॉज ऑफ दैट. बट अब आपका जो थॉट है कि मैं रिटायरमेंट के बाद ही बेचूंगा, उस टाइम शायद टैक्स स्लैब में नहीं रहूंगा, तो आई थिंक दैट इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. So question is 30% in large cap, 40% in mid cap, and 30% in small cap SIP for 25 is a good spread. See, I think definitely ये बहुत ज़्यादा aggressive kind of portfolio हो गया. 30 and 40 मतलब 70% in small and mid cap is little very, I'll not little but very aggressive. Normally हमें ऐसा लगता है कि small cap should be around 15-20%, mid cap should be around 15-20% pure small and mid cap funds के angle से. And then you can have a blend of 20% of multi-cap in that. That's how you will inch up towards 50% of the total portfolio in small and mid-cap. जिसमें mid-cap का portion थोड़ा सा ज़्यादा side में रहेगा तो कोई problem नहीं है. मतलब 15% small cap and 20-25% mid-cap. बिकॉज आज भी अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज मिड कैप इज 101 to 250, ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो रैंकिंग्स है वो मिड कैप है. दे आर क्वाइट बिग कंपनीज, दे आर नॉट स्मॉल कंपनीज ऑफ इंडिया, मतलब अगर रैंकिंग के हिसाब से हम देखते हैं. सो आई थिंक वो थोड़ा सा मतलब वो एग्रेसिवनेस का जो एक्स्ट्रा आपको एक लेयर लेना है वो स्मॉल कैप में आपने ले लिया है. मिड कैप थोड़ा सा उससे बेटर, और लार्ज कैप का मेजर पोर्शन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इवन व्हाट वी हैव सीन निफ्टी नेक्स्ट 50 जो 51 to 100 रैंकिंग वाले स्टॉक्स है, that particular index has actually outperformed small and mid cap indices for the last year, मतलब ट्रेलिंग ईयर की अगर हम बात करते हैं. सो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, एग्रेसिवनेस हर जगह से आपको मिल सकता है. सो उस एंगल से आप जा सकते हो. इवन जैसे हम बोल रहे हैं कि लार्ज कैप में अगर आपको चाहिए तो निफ्टी 50 या फिर एक एक्टिव लार्ज कैप फंड एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर आप लेते हो, सो आई थिंक दैट विल आल्सो क्रिएट अ गुड अमाउंट ऑफ एग्रेसिवनेस. उस हिसाब से आपने जाना चाहिए ऐसा लगता है हमें. राइट. इंटरेस्टिंग था ये, परिमल और मेरी भी बात हुई थी. व्हाट इज द न्यू एसेट क्लास इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी हैज टिकट साइज ऑफ 10 lakhs. अगेन अभी तो ये एक मतलब गाइडेंस पेपर है, तो देयर इज नथिंग फाइनलाइज कॉन्क्रीट. अभी एक बहुत हाई लेवल पे दे हैव टॉक्ड अबाउट इट. तो मेजरली आई थिंक जस्ट टू स्पाइस अप थिंग्स, ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, राइट? ये एक मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमेशा ही नई नई चीजें आती रहेंगी, तो लोग इंटरेस्टिंग रहेगा. Even though we don't need interesting stuff, but वो बहुत जरूरी भी है sometimes, I think at certain level, कि लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहनी चाहिए within the regulatory framework. ठीक है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आपको अगर कुछ एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो that is always helpful rather than these products getting created outside the regulatory framework. तो वो एक वही चीज है कि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जो विच से भी थॉट कि यार ये अब चल ही रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, आउटसाइड द फ्रेमवर्क है, मैं प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको एडवांटेज नहीं मिल रहा है बहुत सारी चीजों का. तो लेट्स ब्रिंग दीज थिंग्स इनटू द बिल्कुल कोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ताकि हम उसको देख पाए कि सब ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है. तो वो थॉट प्रोसेस है, मेरे को ऐसा लगा. तो लॉट ऑफ न्यू स्ट्रेटेजी, डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटेजीज होती हैं जो काफी सारे हेज फंड्स, मतलब जो हेज फंड जो बोला जाता है वो ये सब चीजें थोड़ा फॉलो करते हैं, डेरिवेटिव पोजीशंस लेते हैं, बहुत सारी चीजों करते हैं. तो उसी के कुछ प्रोडक्ट्स नाउ सेबी वांट्स टू ब्रिंग टू म्यूचुअल फंड हाउसेस. दे आर सेइंग फंड हाउसेस टू launch such products with a minimum 10 lakh ticket size, and let's see how those products are, क्या होता है क्या नहीं है, कौन सा इंटरेस्टिंग है क्या है. तो वो चीजें हैं, बट वही है कि मेरे को लगता है कि हम जैसे सब कुछ प्राणीज के लिए इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है
कि आपको कुछ लग रहा है कि बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। वो यही है, यही चीजें हैं, बस उसको थोड़ा सा You अलग will करें, not ऐसे you will पकड़ना not है, ऐसे miss हाँ, you will हाँ not miss anything if you will not participate in this. हाँ ये exactly. हम एकदम पूरा मतलब पूरा वही एनालिसिस रहेगा। आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपके पास 5 करोड़ रुपए है, आपके पास 10 करोड़ रुपए है, आपके पास 50 करोड़ रुपए है। जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा मानता है इसे भी, या बहुत अच्छा मानता है, ऑब्वियसली वो मतलब बहुत अच्छा ही है, तो वो HNI, सुपर HNI, अल्ट्रा HNI के लिए सबसे अच्छा है, बिलीव मी। True, This true. I'm telling you from managing a lot of ultra HNIs, super HNIs, जो भी आप ये बोलो, कि ये कोई भी exotic product की आपको जरूरत नहीं है। True. So believe me, if any product is creating excitement in your investing journey, that is a wrong product for you. So believe me, कोई एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है आपको उस प्रोडक्ट में, आपको बोरिंग जर्नी को ही चलाते रहना है, बिकॉज वही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाली है। डिसिप्लिन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली बोरिंग बनती जाएगी। Right. तो उसी को फोकस करना है अपने को। सो वी विल नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग अगर ये हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो। राइट तो इसीलिए मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि अभी और डिटेल्स आएंगी तो डेफिनेटली वी विल टॉक अबाउट इट, वी विल रिव्यू थिंग्स। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे एज ए कंपनी, ठीक है, बट लाइक आप ऐसा वो मत सोचो कि बहुत इंटरेस्टिंग आ रही है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं वेट करता हूँ, तो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट इज ऑल सिमिलर प्रोडक्ट्स है, अल्टीमेटली एसेट क्लास 3-4 ही हैं, कोई अलग कुछ अलग नहीं करने वाला, वो उसी को इधर से घुमा के ऐसे ऐसे अलग अलग कॉकटेल्स बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं, है वही है, बट 3-4 एसेट क्लासेस हैं। वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि 50 कोई बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं, 3-4 ही हैं, वही हमें प्रेजेंट होते हैं और उसी में अलग अलग चीजें क्रिएट होती हैं, उसी में अलग अलग इनोवेशंस होती हैं, which obviously regulatory authorities also have to bring to us. I'll take one next one. Which fund is better, index or large or mid cap or small मीडियम, cap? हाँ मीडियम, मीडिया हाँ मतलब या मीडियम मीडियम, नहीं मीडियम, मीडियम का मीडियम ही होगा, हाँ 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 हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो राइट आई थिंक ये रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग होता है। नॉर्मली अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करते हो, वी ऑलवेज फील दैट कि लेस देन 3 इयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा तो देन इट्स बेटर टू गो विद फिक्स इनकम सिक्योरिटीज और डेट फंड्स। 3 to 5 इयर्स होगा तो आप हाइब्रिड फंड्स की तरफ जा सकते हो। 3 साल की तरफ जो है वो बैलेंस एडवांटेज इज अ गुड कैटेगरी। 5 साल की तरफ अगर जाते हो तो इक्विटी हाइब्रिड फंड्स आर अ गुड कैटेगरी। देन नेक्स्ट 5 to 7 इयर्स लार्ज कैप साइड या फिर इंडेक्स या फिर वैल्यू काइंड ऑफ कैटेगरीज वाले जो फंड्स होते हैं उसकी तरफ आप जा सकते हो। 7 to 10 इयर्स अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप मल्टी कैप साइड में या लार्ज एंड मिड कैप साइड में आप सोच सकते हो। एंड 10+ इयर्स अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही आपने स्मॉल एंड मिड कैप साइड में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। सो जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है उन मतलब 10+ इयर्स के, उनमें ही अराउंड 35-40% का एलोकेशन आप स्मॉल एंड मिड कैप में लेना चाहिए। बाकी जो है वो मल्टी या लार्ज कैप साइड या लार्ज एंड मिड कैप साइड में ब्लेंड आपने रखना चाहिए। तो कभी भी मतलब 10 साल के ऊपर का होराइजन है तो पूरा का पूरा स्मॉल एंड मिड कैप में जाऊं क्या? नो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो उसका परसेंटेज 35-40% प्योर में रोक दीजिए। उसके बाद ब्लेंड जो है लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप का, उसमें थोड़ा सा ऐड करके बाकी लार्ज कैप साइड में आप रख सकते हो एलोकेशन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइनेंशियल प्लानिंग सजेस्ट टू सेल इक्विटी एंड पार्क इन डेट 3 years बिफोर गोल, बट फॉर होम बाइंग गोल Section 54F IT Act allows tax exemption only if bought within 1 year of selling equity. What to do? तो अभी करो बस, जैसा ये मार्केट है यही है टाइम। ये तो गोल आपका आगे पीछे हो सकता है ना, घर थोड़ी ना ऐसा है कि भाई मेरे को अभी खरीदना है, वो जब मार्केट ऐसे जैसे मार्केट चल रहे हैं तो बस इसका मतलब यही टाइम है, अब अगले 1 साल में घर खरीदना है। तो घर का गोल कोई ऐसा गोल थोड़ी ना होता है कि भाई नहीं नहीं ये तो आज ही है बस, नहीं तो कल तो मैं रह ही नहीं सकता। वो तो ऑप्शन है अपने पास, रेंटल बहुत घर है। तो ऐसे ही मार्केट जैसा करंट मार्केट चल रहा है, तो अगर अभी आपको 1 year में घर खरीदना है, आपको लगता है घर खरीदना है मुझे, तो 1 year है अब आपके पास, आज बेच दो और 1 साल में घर खरीद लो, बस यही है। ऐसी मार्केट्स की वेट करो क्योंकि दिस इज फ्लेक्सिबल गोल, दिस इज नॉट, देयर इज नो स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस विद द गोल, राइट। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यू मैनेज इट। तो आपको टैक्स बेनिफिट भी लेना है और आपको क्या कहते हैं रिस्क भी नहीं लेना और सब कुछ नॉर्मली बाय चांस अगर इन्वेस्टिंग की वजह से टैक्स सेविंग हो गया तो इट्स ऑलवेज गुड।
ऑलवेज टैक्स हाँ, सेविंग के लिए अगर इन्वेस्टमेंट प्लान करोगे ना तो बहुत बार हम ना प्रोडक्ट गलत सिलेक्ट कर देते हैं या फिर बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है। गलत कर देते हैं। तो हाँ, आई थिंक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखिए, उस हिसाब से जाइए। आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज वन फीडबैक आई थिंक व्हिच नीड्स टू बी गिवन टू, मतलब वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस जाना मिनिस्ट्री चाहिए। ऐसे वैसे इस हाँ, साल के लिए हम लेट हो गए, अभी बजट बन चुका है। So, but I think this is important. It's an interesting observation which he has made. So होना चाहिए, मतलब ये, बट अब ये 3 साल पहले निकालना चाहिए, तो हमारा थॉट प्रोसेस है ना, कितने लोग वैसे करते हैं। राइट। तो मतलब निर्मला ताई को पहले वो बताना होगा कि भाई मैडम ये थोड़ा सा उस हिसाब से होना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में ये करते हैं हम, तो उस हिसाब से आप जरा ये बेनिफिट थोड़ा 3 साल का कर दो प्लीज। आई थिंक दैट वुड बी रियली गुड। लगे तो वो पैसा हम कैपिटल गेन्स अकाउंट में पार्क कर देंगे। Do you have any question? Yeah, I'm taking one. I have paid 2 years of SDFC Sanchay Plus endowment plan. Okay, I need to pay for next 8 years. I now feel that it was a bad decision. Should I stop it and invest that money in mutual funds? Again, मतलब you have to check all these. मतलब मतलब वैसे तो उस हिसाब से, मतलब हमारा आंसर देते हैं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो पक्का ये कर देता। सो इसमें कैसा है कि आपको ये कैलकुलेशन करने होंगे कि ये अगर आप 8 साल तक पे करते हो, और तो मतलब टोटल 10 साल का हो जाएगा, और फिर वो उसकी मैच्योरिटी कब है, क्या नहीं है, मैच्योरिटी कैसे ले सकते हैं, मतलब मनी बैक, मतलब एंडोमेंट, मतलब उसमें एन्यूटी का एंगल है या पूरा पैसा मिलेगा, तो वो सारी चीजें आपने देखनी चाहिए। तो वो देख के आपने ये देखना है कि भाई अगर 2 साल अभी भरा है, अभी अगर मैं सरेंडर कर देता हूं तो क्या होगा, कि मतलब और बचा हुआ 8 साल में अच्छे से इन्वेस्ट करूं तो उस पर कितना रिटर्न आएगा, ये पॉलिसी कंटिन्यू करूं तो कितना ओवरऑल एक्सआईआरआर मुझे मिल सकता है। इंडिकेटिव, मतलब इट्स नॉट अलाउड कि एग्जैक्टली कितना, बिकॉज वो तो वो बहुत कम होता है, 3-4% पे आता है वो, 4-4%, 4-5%। फिर वो बोलते हैं नहीं बोनस मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एनी एंडोमेंट प्लान, बिकॉज आज मैंने भी एक अच्छा हुआ, इस पे कॉल हुआ था, डिस्कशन हुआ था, तो उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी थी, एंड द इंश्योरेंस पेमेंट वाज फॉर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 साल पहले लिया था, और 25 साल, 32 साल का कुछ पेमेंट टर्म था वो, 32 ईयर्स का, और उसमें अराउंड 2.5 लाख रुपए का से सपोज एग्जाम्पल प्रीमियम था, एंड वो उन्होंने 7 साल पे किया था, तो क्लोज टू 17.5 लाख रुपीज। और अगर आज वो सरेंडर करते तो अमाउंट गेटिंग अराउंड 14.5 लाख रुपीज, तो ऐसा ये था। बट अगर अभी रोक देते तो अगले 25 इंस्टॉलमेंट हमारे बच जाएंगे, और जो इंडिकेटिव यील्ड वगैरह कैलकुलेशन वो बहुत बड़ा इंश्योरेंस का वो दे देते, तो उसमें 7% की यील्ड बता रहे थे, इवन आफ्टर गेटिंग गुड बोनसेस। तो वहां पे बहुत सारे एजम्पशंस भी थे, तो 7% आपको मिल रहा है। और वो भी मतलब इफ दैट पर्सन वांटेड टू रिटायर आफ्टर 7 years, सो मतलब 7 years के बाद रिटायर होने के बाद भी और 18 साल पेमेंट करना है उस पॉलिसी का, मतलब दैट इज एन एक्सपेंडिचर इन अ वे when we are retiring, so ये 2.5 लाख का एक एक्सपेंडिचर हमें प्लान करना होगा, which is considered as an investment. If suppose at that point of time the portfolio is performing at 12%, example equity portfolio, तो हमें वहां से वो निकालना है 12%, and we will invest in a 7% instrument. So वहां सीधा सीधा 5% का नेगेटिव आर्बिट्राज हमें प्ले कर रहा है हमें। So I think this should be avoided. So इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है रिटर्न्स लेना, इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रिस्क कवर करना। अगर ये दोनों एंगल्स को हम मिक्स कर देते हैं, ना प्रॉपर रिस्क मैनेज होगा, ना प्रॉपर रिटर्न्स आएंगे। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स को अगर अलग ही रखोगे, सो दैट इज ऑलवेज बेटर। सेबी इज ट्राइंग रियली हार्ड कि ये ऐसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे बेचे जाने वाले प्रोडक्ट उनके परव्यू में आने चाहिए, बट आई थिंक LIC की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, तो इट इज नॉट कमिंग अंडर सेबी, सो दैट्स व्हाई। सो बट I think awareness, and there is a huge scope for insurance industry to cover the actual risk. So risk cover करना भी, अगर ये awareness create करके across the board सारे अगर लोगों के risk cover करके अगर term plans भी दिए जाएंगे ना, तो यहाँ से काफी बड़ा डबल डिजिट या मतलब 25-30-40% तक का ग्रोथ हम नेक्स्ट 20 साल तक देख सकते हैं। प्रीमियम कलेक्शन में आई एम टॉकिंग अबाउट, इतने अंडर इंश्योर्ड है हम। सो जो पेनिट्रेशन है, बट इतनी मेहनत कौन करेगा भाई, इतनी मेहनत थोड़ी करवाओगे। तो मतलब टर्म प्लान के लिए इतने कॉल करूंगा, और लोगों को भी लगता है। आई एम सरप्राइज, आई वाज एक 3 दिन पहले मेरा दोस्त मिला था,
तो उनको टर्म प्लान लेना था। मतलब प्योर टर्म प्लान लो, उसमें यार कुछ तो मिलना चाहिए ना वापस। बोले वो एक अच्छा प्लान है। उसने बोला रिस्क रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ले लो। वो एजेंट ने बोला रिटर्न ऑफ प्रीमियम मतलब जितना भरोगे कम से कम उतना तो मिलेगा। मैं बोला कितना प्रीमियम था? तो बोले यार नॉर्मल लेता हूं मैं तो 2 करोड़ के लिए कुछ 50-60 हजार आ रहा था, उसमें 1,20,000 भरना था, बट वो मुझे पूरा का पूरा जितना भर रहा हूँ वापस दे रहा है। मतलब भाई अगर 40 वो पहले का जो 50-60 हजार था उसमें उसको अगर 20-25% का कमीशन मिल रहा है, तो अगर 1,20,000 का मिलेगा तो डबल हो जाएगा वो कमीशन। और फिर वो कैलकुलेशन करके देखो, बोले यार ये तो मतलब मुझे तो कुछ रिटर्न ही नहीं आ रहा है एक्चुअली, अगर इससे अच्छा मैं ये इन्वेस्ट करके रखूं। बोले तो यही तो समझो यार, इन्वेस्टमेंट को और रिटर्न्स को या इंश्योरेंस को मिक्स मत करो, दोनों अलग चीजें है। तो प्योर ये करना, मैं उससे अच्छा ये करना है तो थोड़ा तेरा जो रिक्वायरमेंट है उतना कवर ले रहे। उसको 2.5-3 करोड़ का इंश्योरेंस कवर चाहिए था, वो 1.5-2 करोड़ मतलब रोते रोते वो पहुंच रहे थे वहां पे कि नहीं नहीं यार इतना कहाँ, इतना थोड़ी पे करेंगे। फिर वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम बोलते, बोले हाँ हाँ, मतलब ये नहीं समझ में आ रहा कि एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर रहे। हाँ बोले ये कर देता हूँ, रिटर्न ऑफ प्रीमियम अच्छा है। तो आई थिंक समझो प्रोडक्ट को समझ के देन यू नीड टू टेक दोस कॉल्स। What is your view on impact on discount broker companies like Angel One after upcoming SEBI restrictions and any tax related changes to FNO? तो गेमिंग कंपनीज है यार, ये सब गेमिंग कंपनीज पे एक रेगुलेटरी रिस्क तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब एंजल तो वही है मतलब मतलब वो गेम नहीं है, वो तुम्हारे साथ, वो आप खुद ही अपने साथ गेम खेल रहे हो वहां जाके। सो वो कंपनी उन्होंने बस प्लेटफॉर्म दिया है आपको, आप खुद ही जाके वहां पे गेम खेल रहे हो, और 95% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी इन दैट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस इन नॉर्मल रमी सर्कल पे भी वही हो रहा है। ड्रीम 11 में भी वही हो रहा है, और वो कौन सी वो कैसीनो कंपनी कौन सी है, वो नाम मैं भूल जाता हूँ, उसमें भी वही हो रहा है। सो आई थिंक ये तो समझो कि ये रेगुलेटरी रिस्क विल सेबी ऑलवेज बी चीजें देयर कर इन रहा दिस। है, सेबी अगर कुछ चीजें कर रहा है तो वो सेफगार्ड कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को। उसका इम्पैक्ट अगर होगा तो होगा भाई, मतलब एंड दे विल पीपल विल हैव टू बी रेडी विद दैट कि जहां पे रेगुलेटरी रिस्क है, बट इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव है, वो बिजनेस वालों के लिए निगेटिव है डेफिनेटली, एंड दे नो दैट कि भाई ये निगेटिव है। I've invested in Parag Parikh conservative hybrid fund since its launch. XIR with SIP is more than 16%. Is it better safe to invest in this fund rather than Nifty index? नहीं, of course यार, Nifty index तो प्योर इक्विटी फंड है, इसमें तो आई थिंक 15-20% ही इक्विटी एलोकेशन है। इट इज जस्ट दैट इक्विटी हैज डन सो वेल, राइट, तो इसीलिए आपको ये 16% के रिटर्न दिख रहे हैं, बट आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन दिस शुड बी 8-9% ओनली, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। वो तो रिटर्न इक्विटी, वो 15-20% जो इक्विटी है वही उतना जबरदस्त परफॉर्म कर गया है कि उसी में 40-50% के 45% के रिटर्न आए हैं, तो इसीलिए बाकी आपको ये 16% दिख रहा है ओवरऑल, बट द एक्सपेक्टेशन शुड बी 8-9%। निफ्टी 50 के साथ तो कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। निफ्टी 50 इज 100% इक्विटी, दिस इज 15-20%, दिस इज मच 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 लोअर, मतलब रिटर्न इंडेक्स वो है, ये फंड है। तो ये तो आपका 3 to 5 ईयर और मतलब 3 साल से 5 साल का गोल वाले जो आपके गोल्स हैं, होराइजन वाले गोल्स हैं, ये उसके लिए है। निफ्टी 50 इज मोर देन 5 years, राइट। I'm taking one. Pradeep Kumar ji ka, I have 1 crore stock portfolio. I want to shift to mutual fund portfolio. Should I fully or in install? Should I do it fully or in installment? Please guide. See, I think equity to equity restructuring है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब वहां पे कोई ज्यादा राह देखनी चाहिए अपने। ऑलरेडी एलोकेशन इक्विटी में है, बट थोड़ा सा प्रॉपरली प्लान करके जाओ कि मतलब पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का जो सिलेक्शन है वो आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से होना चाहिए, प्रॉपर उसमें एक सब एसेट एलोकेशन होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह का, एंड उस हिसाब से करो। एंड प्लस इफ पॉसिबल तो उसमें कितनी एसआईपी लगा सकते हो, कैश फ्लोज क्या है, इनफ्लोज आउटफ्लोज। तो इस प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग को कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आप कन्वर्ट करोगे ना, तो बहुत सही तरीके से ये चीजें हो जाएगी। बाकी ओवरऑल जो शिफ्टिंग है, अगर इक्विटी का पैसा इक्विटी में डालना है तो नॉर्मली वी डोंट सजेस्ट कि भाई नहीं यहाँ देखो मार्केट गिरेगा तो जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। सो इट शुड बी अ स्ट्रेट अवे।
बट इफ यू फील लाइक दैट कि नहीं मुझे स्टैगर्ड वे में जाना है, तो 25% आप कर सकते हो। बट उस केस में ऐसा मत करो कि ये कुछ स्टॉक्स बेचता हूँ, वो स्टॉक्स, हर एक पोर्टफोलियो, हर एक स्टॉक जो है उसका एक इक्वल परसेंटेज बेच के करो। मतलब 25% पूरे स्टॉक्स, मतलब 100 है तो सबकी जगह 25 बेचने चाहिए, और वो पूरा पैसा स्विच कर दो। एंड दैट्स हाउ 3-4 ट्रांचेस में यू कैन मूव दिस मनी। आई थिंक दैट इज द बेटर स्ट्रेटेजी टू डू दैट। INA team, based on investment horizon of 5, 10, 20 years, which model portfolio would you suggest for each tenure? I want only to subscribe 3 based on your answer. मतलब मुझे तो लगता है कि अगर 5+ ही सारे हैं तो एक ही ले लो आप, ठीक है। मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिस्क प्रोफाइल इज, यू कैन गो विद इवन मॉडरेट और ग्रोथ पोर्टफोलियो, ठीक है। तो 5 to 7+ ईयर अगर होराइजन है तो एक पोर्टफोलियो इज इनफ। व्हाई यू वांट टू गो विद 3 डिफरेंट पोर्टफोलियोज? मतलब आई डोंट थिंक कि 3 डिफरेंट पोर्टफोलियोज आर नीडेड। हम हमेशा ही लोगों को यही सजेस्ट करते हैं कि बेस्ट way you can subscribe or you can invest or you can refer to our portfolios is just following one portfolio, because उसी में आपका वो सिंप्लीफिकेशन, वो थॉट प्रोसेस उसी से बनाया गया है कि वो एक ही पोर्टफोलियो स्टैंड अलोन एक अलग अकेला बहुत है टिपिकली कोर गोल्स के लिए, अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन मेंशन। जैसे ईवी पोर्टफोलियो, तो ऑफ कोर्स वो पोर्टफोलियो उसके लिए नहीं है, तो वो एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो। क्वांट पोर्टफोलियो उसके लिए नहीं है, स्मॉल एंड मिड कैप उसके लिए नहीं है। बट जो बाकी हैं वो एक कोर प्रोफाइल के थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बनाए गए हैं। तो आपका क्या रिस्क प्रोफाइल है? आपका मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, ग्रोथ पोर्टफोलियो, आपको सिर्फ स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो चाहिए तो वैल्यू पोर्टफोलियो, एसआईपी पोर्टफोलियोज, आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है उसके हिसाब से पोर्टफोलियोज है। तो आपको मतलब ये हेल्प करेगा, एक वीडियो देख लो मेरा, मतलब मॉडल पोर्टफोलियो के पेजेस पे हमारे, और हर पोर्टफोलियो का भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है हमने, एवरी पोर्टफोलियो। तो एक बार वो भी देख लो तो आपको एकदम एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि व्हाट वी एग्जैक्टली वांट टू से। बट एज आई सेड, माय रिकमेंडेशन विल बी just following one portfolio and not multiple portfolios. गणेश जी का क्वेश्चन है, हाय परिमल, डिड यू टेक एग्जिट फ्रॉम एसबीआई कार्ड्स? यन्ने इन्वेस्टमेंट एकेडमी हैज टेकन एग्जिट फ्रॉम एसबीआई कार्ड फ्रॉम ऑल पोर्टफोलियोज। सो मैं इकलौता अब तक जिंदगी में एक आईपीओ अप्लाई किया था मैंने, वो था एसबीआई कार्ड्स का, और वो मेरे लिए लेसन है। सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट लेसन कि ये तेरी गलती थी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना। बाकी ओवरऑल कंपनी पर्सपेक्टिव से मुझे कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है उसमें, बट डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस जो एज एन पोर्टफोलियो जब हम डिजाइन करते हैं तो उसमें वी कैन नॉट बी इमोशनल। सो मेरे पोर्टफोलियो का मतलब वो आई थिंक कुछ 14-15 हजार रुपए का एलोकेशन था, मिला था, वो उतना ही है। एंड ओवरऑल एलोकेशन में वो इट इज, मतलब अब तो मैं पासवर्ड भी भूल चुका हूँ वो डीमैट अकाउंट का। सो मतलब अगर बेचना भी है तो मुझे पहले पासवर्ड वगैरह सेट करना होगा। So it is not overall impacting my overall allocations. It was not at all linked to any of my financial goal. So बाकी जो भी है मेरा अभी पूरा का पूरा एलोकेशन जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स में ही होते हैं। So मैं आपको अलग और खुद को अलग नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि फंड्स से फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं आपके, सो मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ये कर रहा हूँ। सो बाकी कुछ ये नहीं, बट वो मतलब क्या बोलते हैं, वो पासवर्ड मेरा अभी कंप्लीट मैं भूल चुका हूँ उसका। आई थिंक वो तो मतलब वो अकाउंट भी कुछ रेलीगेयर का तब एक बार आई थिंक 2010 में ओपन किया, तो उसमें एक बार अप्लाई किया तो वो भी अकाउंट नंबर दिया था वो उसमें, आप जो एसबा से कर सकते हो उस हिसाब से। तो मतलब वो बैंक से किया था आईपीओ का एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द डीमैट अकाउंट। सो आई थिंक इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो प्लीज मतलब वैसे ये मत कीजिए, तो आपके लिए अलग और मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। सो आई एम सफरिंग दैट एंड इट्स ओके, इट्स अ लेसन फॉर मी कि मैंने अगर बोला है कि, और उसके बाद मैंने कोई आईपीओ अप्लाई भी नहीं किया है, ना कभी आईपीओ में अप्लाई करूंगा भी, ये भी डिक्लेयर कर देता हूँ। What's your opinion on Quant MF issue? Is it really an issue or just an hype? In both cases, why do we want to be bothered, right? मतलब चाहे वो hype है या real है, we don't know, right? It's very tough for us to say, right? But definitely there is, मतलब they have accepted कि there is a SEBI inquiry on them. तो whatever, I don't know, मतलब कितना बड़ा है, छोटा है, नहीं बिल्कुल zero है, क्या है? CFO has also resigned, but that's what I heard. I'm not sure कि वो न्यूज कैसे, क्योंकि आजकल बहुत सारी न्यूज आती हैं, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरी न्यूज, बट मतलब दैट्स व्हाट द न्यूज वाज। तो अगेन माय पॉइंट इज कि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? तो इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग एंड समथिंग इज, वी आर नॉट कंफर्टेबल, गेटिंग कंफर्टेबल एट
certain level with certain मतलब at particular fund house. जैसे Axis का भी same issue था. I don't know how many of you followed our model portfolio at that time. मतलब परिमल and I took a call and we removed all. At that time we had allocation. Quant में तो हमारा कोई allocation था नहीं model portfolio में, but Axis में we had allocation at that time, and it was a excellent performing funds till that time, right? तो आपको पता ही है. और हमने जब ये लिया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं नहीं सर मैं तो कंटिन्यू करूंगा, मेरे को तो लगता है परफॉर्मेंस है, ये इशू छोटे मोटे चलते रहते हैं, ऐसा होता है. मैं कभी एग्री, बट द पॉइंट इज देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, राइट? तो अगर एक बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, तो व्हाई शुड आई टेक अ रिस्क एज एन इन्वेस्टर? मतलब मेरा वही क्वेश्चन रहता है कि ये शायद हो सकता है जस्ट हाइप हो, बट फॉर मी इट इज वेरी सिंपल कि आई हैव गुड ऑप्शंस अवेलेबल, आई जस्ट गो विद देम, राइट? व्हाई शुड आई इवन टेक दैट रिस्क कि अगर इशू सही मतलब हुआ रियल में तो इट कैन इम्पैक्ट माय इन्वेस्टमेंट्स. आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो आई डोंट वांट टू से कि ये इशू बड़ा है, हाइप है, छोटा है, बड़ा, डजंट मैटर. वी हैव गुड ऑप्शंस, जस्ट गो विद इट. राइट. सो गौरव, थोड़ी सा लास्ट 2 डेज का अनाउंसमेंट कर देता हूं मैं. Yes. सो वर्ल्ड कप ये जो प्रोमो कोड है उसके लास्ट 2 डेज, अभी संडे तक ही ये हाईएस्ट एवर डिस्काउंट रहेगा 65% का. तो investednet.in को विजिट कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65% ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर. अगर 3 साल के सब्सक्रिप्शंस या फिर कॉम्बो ऑफर्स के लिए आप जाते हो, देन द डिस्काउंट शुड बी ऑन हायर साइड 70 to 75% ऑल्सो. तो investednet.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों. लास्ट 2 days आर हियर, so please take advantage of that and plan your investing journey. Right. So at current valuation, what kind of funds to look at? What's your view on momentum or value funds as against standard large, mid and small cap? So again, मतलब again it's depending on very risk profile dependent question है ये बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो मतलब I have investors where I have suggested in last 2-3 months momentum funds also. I have investors which I have suggested value funds also, and I have investor which I have suggested, like you said, normal index funds, large cap funds as well. Right? So it is very much dependent on how as an investor you are, right? How aggressive you are, and also आपका जो expectation of returns है, right? और आप कितनी volatile, आप कितना टाइम से इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो, 2 साल 3 साल से ही हो, you have never seen a dip in the market. So वो सारी चीजों पे भी डिपेंडेंट है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पेशली इन मोमेंटम वैल्यू ये सब थोड़े साइक्लिकल होते हैं. ये सारी थीम्स जो होती हैं एक तरह से थीम है, राइट? एक तरह से टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो ये साइक्लिकल होते हैं. समथिंग वर्क्स, वैल्यू वर्कड फॉर 2-3 years, मोमेंटम इज वर्किंग लास्ट 2-3 years. It may change to something else in next 2-3 years. It may change to quality next 2-3 years. We are never sure about it. ठीक है, but again as I said, it is very person dependent and risk profile dependent. Momentum is of course for higher risk investors. Value थोड़ा सा कम risk investors typically take allocation. तो very tough to give a generic answer कि नहीं ये कर लो और ये चलेगा. ये ऐसा होता नहीं है. As I said कि मैं और परिमल कई डिस्कशंस में ऐसे बैठे हैं कि हमने सबको अलग अलग फंड्स दिए हैं. ठीक है, बिकॉज इट वर्क्स फॉर दैट पर्सन, राइट? वी अंडरस्टैंड कि ये प्रोफाइल उसके लिए है यार, ये इसके लिए चल सकता है, ये कर लेगा, दिस पर्सन विल बी एबल टू मैनेज दैट साइकिल. सो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राहुल जी का क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू पार्क ऑल डेट फंड्स इन वन फंड? होप यू रिमेंबर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन. सी आई थिंक अभी तो पहली बात तो क्रेडिट अपॉर्चुनिटीज, क्रेडिट रिस्क वगैरह, आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू पार्क मनी इन दोस काइंड ऑफ. डेट का एलोकेशन सिंपल होना चाहिए, जहां पे क्वालिटी ऑफ जो पेपर्स है या फिर सिक्योरिटीज है वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, AAA रेटेड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और आपके होराइजन के हिसाब से अपने वो कॉल लेना चाहिए. बाकी अगर दिमाग में कॉल आया है कि भाई एक में सेफ होगा क्या, तो भाई फिर अगर ये थॉट आया है तो 2 में रखो, 3 में रखो, बट कैटेगरी मतलब वहां पे टारगेट शुड नॉट बी हायर रिटर्न्स. सिंपल ऑब्जेक्टिव शुड बी कैपिटल प्रोटेक्शन, एंड इन्फ्लेशन वाला जो रिटर्न आए तो वो भी बहुत है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको अचीव करने का थॉट प्रोसेस रखना चाहिए. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. हाउ टू डेवलप इनफ एटीट्यूड व्हेन इट कम्स टू मनी वंस गोल पोस्ट इज रीच्ड? एक बुक है स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी हुई, वो है कर्म योगा पे.
तो वो बुक पढ़ना चाहिए। मैंने आई थिंक आपका कम से कम 100-150 कॉपीज अब तक गिफ्ट कर चुका हूँ मैं जिनको आई ऑलवेज। और उनके एक rkmpune.org बोल के एक वेबसाइट है, रामकृष्ण मठ पुणे का है वो। उस पे ना ऑडियोज में जाओ, कर्मयोगा के 2 लेक्चर्स है स्वामी वीरभद्रानंद जी के। अगर ये अचीव हो गया गोल वगैरह तो आई थिंक वो स्टार्ट लिसनिंग दोज लेक्चर्स, दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट, आई थिंक दे विल हेल्प यू आल्सो अ लॉट। राइट। So 1 hour is almost over, Gaurav. Yes, just say last लेता हूँ. But for children education, which category of mutual fund is good? My daughter is 2-year-old. Again, I don't know, मतलब आप पहली बार कर रहे हैं या करा हुआ है पहले इन्वेस्टमेंट, आपका क्या करंट एलोकेशंस हैं, तो वो बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करता है. Assuming कि जीरो इन्वेस्टमेंट टिल नाउ इन म्यूचुअल फंड्स, नथिंग यू हैव डन, तो 2 फंड ले सकते हो, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हो और एक फ्लेक्सी कैप टाइप का या मल्टी कैप फंड्स ले सकते हो. अगर अज्यूमिंग कि ग्रेजुएशन गोल है एटलीस्ट 15-16 इयर्स डाउन और द अभी लाइन तक एंड कभी एक्सपीरियंस ही नहीं है इन्वेस्टिंग का, आपका, ऐसा हाँ, बोलो आप, फाइनल। हाँ, Yes. assuming you have no experience on 15-16 year experience for a moderate to growth मतलब हाई ग्रोथ रिस्क इन्वेस्टर, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो उससे. स्टार्ट करने फर्स्ट के लिए, और टाइम धीरे धीरे फिर ब्लेंड बढ़ा सकते हो आप, लार्ज एंड मिड कैप का, स्मॉल कैप का। बट इनिशियली एकदम से अभी कभी इन्वेस्टमेंट की एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उस केस में बिल्कुल मत जाओ. आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्लस टू स्टार्ट विद आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर लार्ज कैप इंडेक्स वगैरह के साथ या फ्लेक्सी कैप उसके साथ शुरू करना. धीरे 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 फिर आप ब्लेंड बढ़ा सकते हो. सो इट इज ऑल अबाउट कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है उस पे पूरा ओवरऑल. राइट. एक बार कमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट फॉलोइंग दिस कंपनी अ लॉट रिसेंटली, आई डोंट थिंक परिमल आल्सो इज फॉलोइंग दिस कंपनी. तो आप एक बार एक मेल कर दो मुझे, माय एनालिस्ट हु लुक्स आफ्टर ऑटो एंसिलरी, ठीक है, विल लुक इनटू दिस, एटलीस्ट रिप्लाई टू यू. आपका क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन है, किस तरह से आपने एलोकेशन, आपने शायद एलोकेशन लिया हुआ है बड़ा, इसमें क्या थॉट प्रोसेस है, किस लिए लिया था, एक बार आप एक मेरे को प्रोफाइल भेज दो अपना, क्या थॉट प्रोसेस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या हैं आपके, एक contact@investindia.in पे भेज दीजिए, मैं अपने एनालिस्ट को भेज दूंगा एंड आई विल ट्राई टू गेट अ बेस्ट आंसर फ्रॉम यू फॉर इट. इट्स नॉट इन, मतलब आई डोंट थिंक परिमल आल्सो फॉलोज दिस कंपनी वेरी वेल, तो करंटली वी डोंट हैव एनी मेजर व्यू ऑन इट. राइट. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम. लाइक परिमल सेड कि एक वर्ल्ड कप, इस कूपन कोड इस लास्ट 2 days, संडे को लास्ट रात को 12 बजे वी विल क्लोज इट. Highest ever discount on model portfolio, stockometer, fundometer. Do check out on investindia.in websites. A lot of people have already, काफी सारे तो मतलब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 40-50% ने तो पुराना मतलब आगे बढ़ा के रिन्यू किया है. ठीक है, तो जिनके पास ऑलरेडी है, तो प्लीज इसका मैक्सिमम यू कैन यूटिलाइज इट बिकॉज वी डोंट थिंक कि इंडिया विल विन वर्ल्ड कप एटलीस्ट इन नेक्स्ट 2 years. अभी तो कोई है नहीं और तभी शायद इतना बड़ा आएगा. So please use that as soon as possible, and Sunday night tak it is valid. That is all. Always nice talking to you guys. Have a great time ahead, dosto. Thank you. Jai Hind.